हे फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, आज उसमें हम 11th क्लास के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा प्लांट किंगडम। अगर आप हमारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन आवर चैनल स्टडी स्किल सक्सेस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस वॉज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन। हमें पता है कि कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है वो जनरली बेस्ड था उस प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जैसे उसका हैबिट हो गया, कलर हो गया, पत्तियाँ कैसी हैं, पत्तियों का नंबर कितना है, कितनी लीव्स हैं। कुछ क्वांटिटी में उसने एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स भी लिए थे। तो यहाँ पर ये था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स प्लस कुछ क्वांटिटी में उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लिए थे। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को क्योंकि उसने ज़्यादा फोकस किया था तो इट वाज नॉट ट्रू, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ में चेंज होते रहते हैं। पत्तियां हैं वो तो सीजनल चेंज भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज उसमें नहीं थी। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंगलर और प्रेंटल, ओसवाल्ट और टिप्पो के जो क्लासिफिकेशन था उसमें था। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी नहीं लिए थे, फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स भी नहीं लिए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, लीनियस के क्लासिफिकेशन के बारे में सारी बात हमने कर ली कि लीनियस का क्लासिफिकेशन जो था इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आज का है हमारा, कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है इज कनेक्टेड विद व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी। नाम से पता चल रहा है कि कीमो मीन्स केमिकल्स, और प्लांट्स में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं प्लस टैक्सोनॉमी, कि प्लांट के अंदर जो भी स्पेसिफिक केमिकल्स मिल रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स को काम में लेते हुए, उनको देखते हुए कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ में क्या रिलेशन है, सेम स्पीशीज़ में रिजेंबलिंग केमिकल्स मिलेंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट केमिकल्स मिलेंगे, तो उनको यूज़ करना इन सिस्टमेटिक बॉटनी। तो करेक्ट ऑप्शन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स नहीं। ठीक है, फाइटोकेमिकल डाटा इन सिस्टमेटिक बॉटनी, ये सही है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल ऑन हर्बेरियम शीट भी गलत हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल मेथड इन केमिकल यील्डिंग प्लांट्स भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो भी फाइटोकेमिकल डेटा आ रहा है, फाइटोकेमिकल प्लांट्स में मिलने वाले वेरियस केमिकल्स, उनको सिस्टमेटिक बॉटनी के लिए काम में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये हमारे किस में होते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और ऑल ऑफ दीज। तो जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं दीज आर जनरली इन साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो लीनियस था उसने जो दिया था वो कौन सा था, आर्टिफिशियल, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद में आते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर एनाटमी को भी लिया गया था, एक्सटर्नल फीचर्स को भी लिया गया था। ठीक है, उनकी फाइटोकेमिस्ट्री को भी लिया गया था, एम्ब्रियोलॉजी को भी कंसिडर किया गया था, सारे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंसिडर किया गया था। और ये जो क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इवन आज भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस आने के बाद में भी जो हर्बेरियम्स को रखा जाता है, ठीक है, हर्बेरियम्स को अरेंज किया जाता है, उसके लिए बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ही काम में लेते हैं, क्योंकि इट इज़ ईजी टू अप्रोच। देख करके आप बता सकते हो कि प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। उस प्लांट को देख करके या उसका डायग्राम देख करके भी हम उसे बता सकते हैं कि प्लांट कौन सी फैमिली और कौन सी जीनस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बाकी के क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। एंगर और प्लांटल का क्लासिफिकेशन है, ये था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने प्लांट का कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, एंजियोस्पर्म का कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनीटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन। आपके एनसीईआरटी में एक
पूरी की पूरी टेबल है जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल दिया हुआ है सारी एल्गीज़ का, उनके कौन से कितनी उसमें फ्लैजिलम होती है वो टेबल दिया हुआ है, उसमें कौन से पिगमेंट्स है वो टेबल दिया हुआ है, दैट इज़ अ मस्ट। ठीक है, वो अगर आपको याद होगी तो आपके कई क्वेश्चंस एल्गी के क्वेश्चंस आराम से कवर अप हो जाएंगे। तो मैनिटॉल जो है वो किसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है? ठीक है, मैनिटॉल प्लस लैमिनेरियन स्टार्च जो होता है, ठीक है, लैमिनेरियन स्टार्च ये हमारे जनरली मेनली किसका फूड मटेरियल होता है? फियोफाइसी, या जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। ठीक है, हिंदी में से कहा जाता है भूरी शैवाल। ठीक है, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी के मेंबर्स इसमें से कौन से हैं? कारा क्लोरोफाइसी का मेंबर है और क्लोरोफाइसी में स्टार्च मिलता है। ठीक है, पोरफायरा रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर है जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है। ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी का मेंबर है। फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी जो है वो कौन सी होती है? फ्यूकस। फ्यूकस, सार्गेसम, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, ये सारे के सारे आपके किसके मेंबर्स हैं? फियोफाइसी के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्यूकस। एल्जिनेट्स यूज्ड एज हाईली एफिशिएंट गॉज इन internal operations are obtained from cell wall। ठीक है, जिनको गॉज के तौर पर काम में लिया जाता है। एल्जिनेट्स जो होते हैं, एल्जिनिन के बने होते हैं, ये जनरली किस में मिलते हैं? तो एल्जिनेट्स जो हैं दीज आर मेंबर ऑफ, ये हमें मिलते हैं जनरली ब्राउन एल्गी से। और ये ब्राउन एल्गी जो है वो किसे कहा जाता है? ब्राउन एल्गी फियोफाइसी को कहा जाता है। एल्जिनेट्स बेसिकली ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से मिलते हैं। ठीक है, और ये देखिए फ्लैजिलम का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैजिला इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में जो फ्लैजिलम होती है वो किस तरीके की पाई जाती है? तो रोडोफाइसी एल्गी का एक इकलौती ऐसी क्लास है जिसके अंदर पूरे लाइफ की किसी भी स्टेज में फ्लैजिलम क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि इट इज़ कम्प्लीटली नॉन मोटाइल, पूरी तरीके से अगतिशील है ये। तो फ्लैजिलाज आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन रोडोफाइसी। बाकी का रिवीजन भी यहीं कर लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, जो 2 से 8 तक फ्लैजिलम होना, इक्वल साइज़ की होना, और एपिकल का मतलब हो जाएगा कि अगर ये सेल है तो इसके टर्मिनल एंड के ऊपर क्या होगी? फ्लैजिलम प्रेजेंट होगी, जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर होती है। ये कंडीशन देखने को मिलती है क्लोरोफाइसी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट का अगर ऑप्शन पूछा जाएगा क्लोरोफाइसी, और सेकंड जो ऑप्शन है वो किसका होता है? फियोफाइसी का होता है। 2 मिलना, अनइक्वल और लेटरल। अनइक्वल या लेटरल का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये इसका जूस्पोर है तो एक तो होगी लेंदी और एक होगी क्या होगी? शॉर्ट, और लेटरल पार्श्व में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो 547 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी की फ्लैजिलम भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिनॉइड्स इन ग्रीन एल्गी, ठीक है, आर रिलेटेड टू। पायरिनॉइड्स जो होते हैं जनरली क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है। पायरिनॉइड्स का बेसिकली काम क्या होता है? पायरिनॉइड्स का काम होता है दे आर इन द स्टार्च को क्या करना? फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो बेसिक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? और स्टार्च फॉर्मेशन के लिए पायरिनॉइड्स क्या आता है? काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एल्गी इज इनकरेक्ट। एल्गी को लेकर कौन सा गलत होगा? मोस्ट एल्गीज आर फोटोसिंथेटिक। प्लांटी किंगडम में है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक होंगे। एल्गी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट, ये बहुत सही है क्योंकि रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है, ज़ैंथोफाइसी को कहा जाता है। तो इनको नाम ही बेसिकली किस बेस पे दिया गया? इनको क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, पिगमेंट के देर पर। ऑल एल्गी आर फिलामेंटस, रोडोफाइसी इज़ नॉट फिलामेंटस, और उसके अलावा भी कई एल्गीज हर ग्रुप में 1-2 मिल जाते हैं जिसमें फिलामेंटस स्टेज क्या होती है? एब्सेंट। तो ऑल एल्गीज आर नॉट फिलामेंटस, सभी शैवाल फिलामेंटस नहीं होता, ये भी सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड सर्टेन एल्गा एंड फाउंड दैट इट्स सेल कंटेन बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ठीक है, एज वेल एज फाइकोइरिथ्रिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट्स कंक्लूड दैट द एल्गा बिलोंग टू, कि आपको एक एल्गी दिया गया है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है, और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो
ये जो एल्गा है ये किस में कौन से ग्रुप का होगा, याद रखना है पिगमेंट के नाम। तो पिगमेंट आपके कौन सा होता है, रोडोफाइसी बेसिकली। तो क्योंकि आपके सिलेबस में काफ़ी कम है, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। क्लोरो टर्म से आपको याद रहेगा हमेशा ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर आपके जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो पिगमेंट मिलेंगे आपके ए और बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, हमें पता होना चाहिए। वो सभी एल्गी, इवन जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म है उन सभी में मिलता है। उसके अलावा रहे आपके दो ही पिगमेंट्स। तो जो इरिथ्रिन टर्म है, इरिथ्रिन या इरिथ्रोस्टर्म, इरिथ्रिन एक डाई भी होती है जो होती है रेड कलर की। तो इरिथ्रिन टर्म से याद रखना, इरिथ्रिन टर्म का मतलब ही जहाँ पे इरिथ्रिन टर्म आ जाए दैट इज़ ऑलवेज रेड। साइनोफाइसी भी आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के साथ में। साइनोफाइसी के अंदर होता है साइनिन, ठीक है। तो साइनिन जहाँ पे भी आ रहा है आपके, साइनिन जो होता है उसका मतलब होता है ब्लू, इसीलिए उनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गीज। इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड, बाकी जो बच गई, और रेड के साथ में आपके क्या होता है, डी पिगमेंट, ठीक है। तो रोडोफाइसी में आता है डी और इरिथ्रिन। फियोफाइसी में आपके कौन से होएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन्स। तो 550 का करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज फॉर द क्लासिफिकेशन, कि एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए मेनली कौन सा कैरेक्टर काम में लिया जाएगा। नेचर ऑफ हैबिटेट, एल्गी की क्लासिफिकेशन के लिए हैबिटेट काम में नहीं लिया जाएगा क्योंकि सारी की सारी एल्गी कैसी होती हैं, एक्वेटिक, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस भी नहीं, सभी एल्गी का थैलस या तो यूनिसेलुलर होएगा या मल्टी सेलुलर, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और एल्गी अपने लाइफ टाइम में कई बार थैलस में सूडो मॉडिफिकेशंस भी कर लेती हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सभी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, कि एल्गी के क्लासिफिकेशन का सबसे मेन बेस क्या है, कि उनमें कौन से तरीके के पिगमेंट्स प्रेजेंट है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रायोफाइटा सडनली स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग पार्थिनोजेनेटिकली, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंपेयर टू पेरेंट प्लांट विल बी। पार्थिनोजेनेसिस करना एक ब्रायोफाइट ने शुरू कर दिया। हमें पता है पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का सिंथेसिस हो जाता है और वो एम्ब्रियो जो होता है आगे जा करके नया प्लांट बना लेता है। तो ब्रायोफाइटा वैसे फर्स्ट एम्ब्रियोनिक प्लांट्स भी कहे जाते हैं, पहले भ्रूणीय पादप, ठीक है। तो क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई गैमीट्स नहीं बने, ठीक है, मियोसिस भी नहीं होता उसमें, उस प्रोसेस में, तो जो पेरेंट प्लांट है वो कैसा रहेगा आपका, ब्रायोफाइटा का जो पेरेंट प्लांट होता है वो आपका रहता है गैमेटोफिटिक होती है मेन जनरेशन। तो जो पेरेंट प्लांट की कंडीशन रहेगी सेम एन जो होएगा, अगर पेरेंट गैमेटोफाइट है तो वो भी क्या होएगा आपके गैमेटोफाइट। तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या रहेगा, इट विल बी सेम अकॉर्डिंग विद द सेम एज द पेरेंट प्लांट्स। अ ब्रायोफाइटा डिफर्स फ्रॉम द टेरिडोफाइटा इन केस, ब्रायो और टाइडो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आर्किगोनिया दोनों में देखने को मिलती है। लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, ये सही है क्योंकि ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होते हैं और टाइडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ कॉमन कैरेक्टर। स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स, दोनों में ही स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स भी ऑप्शन में हो सकता है, बट टेरिडोफाइटा के जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर, तो इसको आप सही नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें यही रहेगा, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, क्योंकि टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो शुरुआत में डिपेंडेंट होते हैं, बाद में वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होता तो हमें डी ऑप्शन देखना पड़ता, तो यहाँ पे इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, मॉस कौन से होते हैं, मॉसेस आर, दो टर्म्स आती हैं, एक तो होते हैं मॉसेस, एक होते हैं फर्न्स, ठीक है। मॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं और ब्रायोफाइटा में सबसे एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स। और फर्न्स जो होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, टेरिडोफाइटा के। और टेरिडो में भी कौन से मोस्ट एडवांस्ड जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फर्न्स कहा जाता है, ठीक है। तो मॉसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ऑब्वियसली प्लांट्स जितने भी हैं सारे के सारे क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते हैं। और मॉसेस तो स्पेसिफिकली
रूट को जकड़ के रखते हैं, उनके जो राइजोइड्स होते हैं वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं। कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी सही है। सक्सेशन होता है अगर कोई बेयर लैंड है, यानी कि जिसे कहा जाता है नेकेड चट्टान हो गई जैसे, या रेतीला एरिया हो गया जहाँ पे पहले कोई किसी तरीके की कोई वेजिटेशन नहीं थी, उस जगह पर प्लांट्स का ग्रो करना और एक के बाद में एक नई प्लांट कम्युनिटी का आना जो होता है वो क्या कहलाता है? सक्सेशन। सक्सेशन के दौरान जैसे रॉक के ऊपर जो सक्सेशन होता है जिसे कहा जाता है लिथोसेरे, ठीक है। लिथोसेरे में सबसे पहले जो आते हैं वो होता है क्रस्टोज लाइकेन्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है परपटीमय लाइकेन, और उनके बाद में जो आता है फ्रूटिकोज और फोलियोज लाइकेन, उसी के साथ में मॉसिस भी आ जाते हैं। तो यानी कि ये लिथोसेरे में क्या है? पायोनियर्स के तौर पे काम में आते हैं, इनिशियल आने वाले। तो हमारा करेक्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ कैपेबल टू रिमूव CO, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हटाने की इसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती। A और B दोनों करेक्ट हैं, तो 554 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन एन अननोन प्लांट टू स्टडी इन द लेबोरेटरी, यू फाइंड दैट इट हैज़ क्लोरोफिल, ठीक है। एक प्लांट मिला है जिसमें क्लोरोफिल है लेकिन कोई जाइलम नहीं है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है एंड एनक्लोज्ड इन अ लेयर ऑफ जैकेट सेल्स, ठीक है। गैमेटोफाइट स्टेज इज फ्री लिविंग, द प्लांट प्रोबेबली बिलोंग्स टू। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जो लोअर प्लांट्स है एल्गी ब्रायो, उनमें गैमेटोफाइट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट स्टेज है, और स्पोरोफाइट जो है एल्गी में तो सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? गैमेटोफाइट के ऊपर। टेरिडो में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? आपके स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे जिम्नो में जाते हैं तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज हो जाती है और गैमेटोफाइट जो है वो उसके ऊपर क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। और एंजियोस्पर्म के अंदर तो गैमेटोफाइट बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हासित अवस्था में आ जाता है कि गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम के लिए बनता है। फ्लावर्स के अंदर स्टेमन और जो गाइनोशियम के अंदर ओव्यूल है वो शो करते हैं गैमेटोफाइट को, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ये कह रहा है कि गैमेटोफाइट जो है उसकी फ्री लिविंग स्टेज है, यानी कि या तो ये एल्गी है या ब्रायो है या फिर क्या है? टेरिडो है। इट हैज़ क्लोरोफिल, तो इट इज़ प्लांट। नो जाइलम, जाइलम नहीं है तो टेरिडोफाइट तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है? जाइलम प्रेजेंट। तो बच गए आपके दो, एल्गी और ब्रायो, जिनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और गैमेटोफाइट भी कैसा होता है? फ्री लिविंग। तो एक ऑप्शन यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हो जो क्वेश्चन ने दी है, इट्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर एनक्लोज्ड इन लेयर ऑफ जैकेट सेल्स, ठीक है। एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, हायर एल्गीज में मल्टी सेलुलर मिल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा नेकेड होते हैं, उनके चारों तरफ किसी तरीके की कोई जैकेट, कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स बनते हैं, वो कवरिंग बना लेते हैं, उनके चारों तरफ जैकेट होती है, और इस जैकेट वाले सेक्स ऑर्गन्स को ही हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। तो ये जो प्लांट है, जो जिस प्लांट की बात की जा रही है, ये प्लांट कौन से, कहाँ से बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग टू ब्रायोफाइट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस पीट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। पीट मॉस या मॉस पीट जो होता है ये बेसिकली कौन सा प्लांट है? इट इज़ नोन एज अ प्लांट, ये है आपका स्फेग्नम, ठीक है। स्फेग्नम को काम में लिया जाता है, पैकिंग मटेरियल के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। जो जीवित प्लांट्स होते हैं उनको भेजने के लिए काम में लिया जाता है। इवन पुराने टाइम पे इसको वॉर में जो लोग घायल हो जाते थे उनकी पट्टियाँ करने के लिए भी काम में लिया जाता था। स्फेग्नम को ये सारा काम क्यों लिया जाता है? इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, नहीं, स्फेग्नम से जितना ट्रांसपिरेशन होना है वो उतना होगा। इट सर्व्स एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के लिए सर्व करता है, लेकिन इस पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ करना इसका डिसइंफेक्टेंट के लिए तौर पे सर्व करता है, इसलिए नहीं इसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजीली अवेलेबल, नेवर, इट्स नॉट ईजीली अवेलेबल, क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है काफ़ी नमी वाले एरिया पर और जो शेडी एरियाज़ होते हैं छाया वाले उन पे ग्रो करते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक या इसे हिंदी में कहा जाता है आर्द्रताग्राही, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक होता है यानी कि ये एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके भी क्या कर लेता है?
उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस से फैल जाता है। बेसिकली स्फेग्नम के अंदर एक क्वालिटी होती है कि अगर पानी की कमी होती है तो ये पूरा का पूरा कर्ल हो जाता है और बॉल सा बन जाता है जैसे, और उस कंडीशन में ये कई साल निकाल सकता है। ठीक है, जैसे इसको वापस से पानी मिलेगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, उसकी जो कर्ल हुई बॉल होती है, लीफ जो कर्ल हो जाती हैं वो वापस से ओपन अप हो जाती है एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। तो स्फेग्नम की जो ये टेंडेंसी है इसे क्या कहा जाता है, रीसरेक्शन, इसीलिए इसको रीसरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको जो लाइव चीज़ें होती हैं जिनको मॉइस्ट रहने की ज़रूरत है, नमी रखने की ज़रूरत है, उनकी पैकिंग मटेरियल में इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। The unique feature of Bryophyta compared to other plant group. Bryophyte is unique compared to other plant group. They produce spores. Pteridophyte में भी spores बनते हैं, बाकियों में भी spores बनते हैं. They lack vascular tissues. Bryophytes में भी algae में भी आपके क्या होते हैं, vascular tissues क्या होते हैं, absent. They lack roots, तो algae में भी आपके roots absent होती है, तो ये भी unique नहीं है. Their sporophyte is attached to the gametophyte. ये इसका ब्रायोफाइटा का यूनिक फीचर है क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होता है उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करते हैं, और जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है वो फूड एंड वाटर दोनों के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। फर्न प्लांटिस, हम पहले ही बात कर चुके हैं, फर्न क्या होता है, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ब्रायो होते हैं एल्गी में मेन जो लाइफ है, यानी कि मेन जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट एन कंडीशन। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, एन कंडीशन गैमेटोफाइट वाली, और स्पोरोफाइट जो होता है वो उसके अंदर डिपेंडेंट होता है। लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक फेज होती है, जो कि मेजर प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, जो कि कौन सी कंडीशन में होती है, 2n कंडीशन के अंदर होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो फर्न्स टेरिडोफाइट का मेंबर है। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स आर फर्न्स। तो ये कौन सा होएगा आपका, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। टेरिडोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट होते हैं उनके अंदर एक प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज होती है, नहीं होती है। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो आपके टेरिडोफाइट्स में देखने को नहीं मिलती है, वो जनरली ब्रायो में मिलती है। ठीक है, और गैमेटोफाइट की स्टेज और द जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज़ फ्री लिविंग। नहीं, जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो क्या होता है कि इट इज़ नॉट फ्री लिविंग। जिम्नोस्पर्म में ना तो फीमेल गैमेटोफाइट ना मेल गैमेटोफाइट, दोनों ही कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर स्पोरोफिटिक प्लांट। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर को कहा जाता है हिंदी में कि बीजाणुधानीधर और स्त्रीधानीधर। ठीक है, तो जो एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर है ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम ग्रो करते हैं, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली किस में देखने को मिलती है, ये ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर है, टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट्स कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। जनरली अगर हम बात करते हैं कि सीड का जो सिंथेसिस है, बीज जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल्स मिलते हैं और ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। लेकिन सीड हैबिट का क्या मतलब है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मेल अपने स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, और वो पेरेंट प्लांट के ऊपर ही रहता है, और पेरेंट प्लांट के ऊपर ही उसका क्या होता है, मतलब वहीं से फूड एंड न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये कंडीशन जो होती है ये ज़रूरी है सीड बनने के लिए। बीज पेरेंट प्लांट के ऊपर ही बनता है ना, एंजियोस्पर्म के अंदर। आप सभी को पता है, ये तो है नहीं कि बीज कहीं नीम का आम का पेड़ तो कहीं लगा हुआ है और वो बीज जो है वो कहीं और जा कर के बन रहा है, आम के पेड़ के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, तो
तो सीड हैबिट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि फीमेल गैमेटोफाइट का अपने स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना, और ये टेंडेंसी हायर टेरिडोफाइट्स जो होते हैं फर्न्स के अंदर देखने को मिलती है। तो सीड हैबिट की शुरुआत जो है, ठीक है, और सीड हैबिट के लिए हेट्रोस्पोरी भी ज़रूरी है, यानी अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनना, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी की शुरुआत भी आपके कहाँ पे हो जाती है, टेरिडोफाइटा के अंदर हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। द स्प्रेडिंग ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, कि जो जीवित बचे हुए टेरिडोफाइट हैं अब वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम जियोग्राफिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। वाई? बिकॉज देयर गैमेटोफाइट ग्रोथ नीड्स कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ये सही है, टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट तो ग्रो कर जाते हैं हार्श एनवायरनमेंट में भी, लेकिन उनके जो गैमेटोफाइट है उनको रिक्वायरमेंट रहती है डैम्प एनवायरनमेंट की। इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसी वीडियो में हमने पहले भी बात की थी कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उनको आर्कीगोनियम तक पहुंचने के लिए, यानी कि फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए स्विम करके जाना पड़ता है पानी में, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन लीफ एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, ये भी सही है, बट वहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज पूरे के पूरे एब्सेंट कहाँ होते हैं उसके अंदर। टेरिडोफाइटास आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो ये पहले वैस्कुलर प्लांट है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारे कौन से रहेंगे, ऑप्शन ए एंड बी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। अगर हम फ्रूट्स और सीड की बात करते हैं तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ओव्यूल जो है ये तो क्या बनाते हैं, सीड। ओव्यूल्स जो होते हैं वो जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर ओव्यूल्स लगते हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाती है, फ्रूट। क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी क्या होती है, एब्सेंट, इसीलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट्स भी क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ ओवरी। नेक्स्ट, represent the reproductive organ amongst gymnosperm, which one of the following is a reproductive organ। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रोथैलस जो होता है वो टेरिडोफाइट के गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है उसमें पहले प्रोथैलस बनता है, उसके बाद में मेन लीफी प्लांट बनता है। टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट 2 स्टेज में होता है, पहले प्रोथैलस बनाता है, फिर वो क्या बनाता है, अपना जो मेन प्लांट होता है वो। तो ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। कैप्सूल एंड सीटी है, इसको सीटा बोला जाता है। ये दोनों ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट के पार्ट्स होते हैं। ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो ये भी दोनों थे। कोन्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड इन टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म के अंदर एक तो अलग अलग लीव्स मिलती हैं, अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स जो होते हैं लीफ के ऊपर, लीफ के नीचे की तरफ लगे रहते हैं। तो जहाँ पे मेल स्पोर्स बन रहे हैं उन लीफ को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, जहाँ पर फीमेल स्पोर्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है मेगास्पोरोफिल्स। कई बार तो ये कोन सीधी डायरेक्टली ये लीव्स लगी रहती है, और कई बार ये जो लीफ हैं वो इकट्ठी होकर के एक कोन या स्ट्रोबिलस बना लेती है। कोन के लिए ही दूसरी टर्म काम में ली जाती है, स्ट्रोबिलस, इसका प्लूरल हो जाएगा स्ट्रोबिलाई। तो ये एक ग्रुप, झुंड सा बना लेते हैं जिसे कहा जाता है कोन या स्ट्रोबिलस। तो मेल कोन अलग होता है और फीमेल कोन क्या होता है, अलग। तो इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली। एंजियोस्पर्म ने क्यों किया है डोमिनेट, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स कंडीशन। हमें फर्स्ट में ही सही आंसर मिल गया। हमने भी बात की थी कि टेरिडोफाइटा जो है अब बहुत कम ज्योग्राफिकल एरिया पे मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए, उनको फर्टिलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंजियोस्पर्म की अगर आपको जितने भी प्लांट सामने दिख रहे हैं, अगर आप देहरादून या किसी पहाड़ी रीजन पे नहीं रहते हो तो उसके अलावा आपको जितने भी प्लांट्स दिखते हैं तो वो सारे के सारे कैसे हैं, मेनली एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द एल्गी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में काई भी कहा जाता है, उसको छोड़ दिया जाए तो वो हर जगह देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब, श्रब, ट्रीज, वो सारे के सारे कैसे हैं, एंजियोस्पर्म है। एक्वेटिक में मिल सकते हैं,
समुद्र में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर होता है वहाँ पे मिलते हैं। डेजर्ट में मिलने वाले कैक्टस, यूफोर्बिया, और सलाइन एरियाज़ में मिलने वाले जहाँ जैसे कि आपके जो ये बहुत ज़्यादा सलाइन सॉल्यूशन में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सलाइन सॉइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्टी सॉइल होती है, ठीक है। नॉर्मल प्लांट्स हो गए, पहाड़ों के ऊपर होते हैं, इवन टुंड्रा रीजन के अंदर भी, बहुत ठंडे एरियाज़ के अंदर भी, तो इनकी एडेप्टेबिलिटी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ये सभी एंजियोस्पर्म्स के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। नॉट ऑल द एंजियोस्पर्म्स मेक लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें बीज कई सालों तक नहीं बनता, और बनता है तब भी कम क्वांटिटी में बनता है। नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्म में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, मेनली क्रॉस पॉलिनेशन भी ही होता है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ मैन भी कोई रीज़न नहीं है। तो 563 का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसने गलत दिया हुआ है, इसने ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, हमें ऑप्शन नंबर ए करना है। इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय, ठीक है। कितने डिवीजन होते हैं, कौन से होते हैं? जो मेन पोलन मदर सेल होती है आपकी, ये कैसी कंडीशन में होएगी? 2n कंडीशन में होती है। इसके अंदर पहला होता है मियोसिस, ठीक है, और उस मियोसिस से क्या बनते हैं? टेट्राड बनते हैं, और टेट्राड के अंदर क्या होते हैं? 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। सभी पोलन ग्रेन्स यूनिन्यूक्लियोटिड होते हैं, n कंडीशन में होते हैं। इस टेट्राड से थोड़ा सा अगर हम याद करते हैं तो ये स्टेज बनती है जिसके अंदर की पोलन ग्रेन की एक तो छोटी सेल होती है और एक होती है बड़ी सेल, जिसमें से एक को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका, दूसरी को कहा जाता है जनरेटिव सेल। 2 सेल स्टेज, जनरली पॉलिनेशन इसी स्टेज में हो जाता है। जब ये पोलन ट्यूब के पास में पहुंचते हैं तो जो जनरेटिव सेल होती है उससे 2 न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, या फिर 2 जो मेल गैमीट्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें 3 सेल स्टेज कंडीशन हो जाती है। तो एक टेट्राड में पहला माइटोसिस और फिर दूसरा माइटोसिस आपके जनरेटिव सेल के अंदर, तो एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 क्या होते हैं इसके अंदर? समसूत्री विभाजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स? दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती है? फ्लोएम ऑफ बोथ सेल्स हैव कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में वो प्रेजेंट होती हैं। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ। नो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले, और ये हमेशा कैसा होता है? n कंडीशन में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो जिस सेल से मियोसिस से एग बनता है, तो मियोसिस से ही आपके क्या बनता है? ये। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है, जिसे हिंदी में कहा जाता है भ्रूण पोष, ठीक है, वो बनता है फर्टिलाइजेशन एंड इनिशिएशन के बाद में, और वो कैसा होता है? 3n, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ। नो, ओव्यूल या बीज जो होते हैं दोनों में सिमिलर ओरिजिन के नहीं होते हैं। दोनों के लगने का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग। दोनों जिस पेरेंट सेल से बनते हैं उनमें भी बनने के प्रोसेस में भी क्या होती है? वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। बोथ हैव लीफ, स्टेम एंड रूट। ये बहुत कॉमन सा कैरेक्टर है दोनों के अंदर ही। आपने पाइन ट्रीज देखे होंगे, पाइन के जो प्लांट्स होते हैं पहाड़ों पे मिलते हैं अपने, ठीक है। क्रिसमस ट्रीज जो हो गया वो भी इसी में आ जाते हैं आपके, उसमें जड़, तना, पत्ती तीनों पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट शोज प्रेजेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू? किसके अंदर पूरी तरीके से विभेदित वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म के साथ में जिम्नोस्पर्म में भी क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट। ऑल प्लांट्स नहीं, टेरिडोफाइट्स नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं होता तो हम सिर्फ एंजियोस्पर्म करते हैं, लेकिन बी दिया हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी असाइंड टू गैमेटोफिटिक फेज? Which of the given statement can be assigned to the gametophytic phase in the alteration of generation life cycle? Alteration of generation या इसे हिंदी में कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण,
ठीक है, जीवन चक्र या पीढ़ी के जीवन चक्र, पीढ़ी एकांतरण भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। पीढ़ी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के दौरान गैमेटोफाइट कौन सी फेज को कहा जाता है? ठीक है, जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, यस ये सही है। हमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का साइकिल है आपके एनसीईआरटी में कि गैमेटोफाइट जो होते हैं वो एन कंडीशन में होते हैं और इनमें माइटोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स के अंदर फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर्स बनते हैं जो मियोसिस से बनते हैं और उस स्पोर्स से आपके वापस से क्या बन जाते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से वापस से आगे क्या होता है आपके? ये कंडीशन। तो ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। ठीक है, गैमेटोफाइट से डिप्लॉयड जनरेशन नहीं बनती है दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स दैट हैज जाइलम एंड फ्लोएम, नो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। द फिनोमिनन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज शोन बाय। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखिए एल्गी में भी मिलता है, ब्रायो में भी, टाइडो, जिम्नो और प्लांट्स सभी में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल प्लांट्स विच आर शोइंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें एक एन फेज, फिर दूसरी 2n फेज, फिर n फेज, फिर 2n फेज जो होती है। अगर ये कंडीशन हो रही तो ये आपके क्या कहलाती है? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। मॉसेस डू नॉट हैव ट्रू लीव्स, ठीक है, बिकॉज देयर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लैक। मॉस जो होते हैं वो किसका पार्ट है? मॉसेस आपके पार्ट है ब्रायोफाइटा का, और ब्रायोफाइटा के अंदर ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम या ट्रू रूट्स नहीं होती, उसमें राइजोइड्स होते हैं। और लीफी नेचर का मिलना, ठीक है, वो कहाँ पे आता है? शुरू होता है टेरिडोफाइटा के अंदर प्रॉपर शुरू होता है, क्योंकि लीफ के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वेस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल होता है, उनमें सेलुलोज भी होता है। दे ऑल्सो हैव देयर स्टार्च इन, क्योंकि अगर क्लोरोफिल है तो वो स्टार्च भी बनाएगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसकी लीव्स को ट्रू टाइप ऑफ लीफ नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिप वगैरह क्या होती हैं? टोटली एब्सेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट बिलोंग्स टू क्लास टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेनली इसके 4 क्लासेस हैं, जिसमें से एक है साइलोप्सिडा, और साइलोप्सिडा के मेंबर्स होते हैं आपके साइलोटम। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका? लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के मेंबर में आपके आ जाता है सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम। ठीक है, थर्ड जो क्लास है इसकी वो है आपके स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा के अंदर आ जाते हैं इक्विसेटम वगैरह। और जो लास्ट क्लास है इसकी वो कौन सी होती है? टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर आ जाते हैं टेरिस एंड एडियंटम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टेरिस और एडियंटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बी दिया हुआ है वो गलत है, इसको हम ऑप्शन नंबर डी करेंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ डू लाइक इट, और आप कमेंट करके हमें, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।